हेलो रेडिट फैमिली। जिंदगी का एक नियम है, जब सब कुछ ठीक लगने लगे तो कहीं ना कहीं कोई स्टॉर्म आने वाला होता है। हनीमून के बाद हम अपने फ्लैट में सेटल हो गए। हम दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, तो एक अपना स्पेस लेना था, अपनी प्राइवेसी चाहिए थी, और हमने एक अच्छा सा फ्लैट रेंट पर ले लिया। पहले 2 महीने, नवंबर और दिसंबर की शुरुआत बहुत अच्छे गए। हम दोनों मॉर्निंग में साथ उठते, चाय बनाते, ब्रेकफास्ट करते, फिर अपने अपने ऑफिसेज जाते, इवनिंग को रिटर्न करते, फिर साथ में खाना बनाते, कभी न्यू रेसिपीज ट्राई करते, कभी पुराने पसंदीदा खाने बनाते। वीकेंड्स पर घूमने जाते, फ्रेंड्स से मिलते, मूवीज देखते, बेसिकली हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन दिसंबर के दूसरे वीक में मुझे एक चीज नोटिस आई। वो धीरे धीरे मेरे से दूर जाने लगी थी। पहले तो बहुत सटल था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। लेकिन देखते देखते हफ्ते भर में चेंजेस बहुत ऑब्वियस हो गए। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की, वो ये कि वो अब मुझसे बातें नहीं करती थी जैसे पहले करती थी। पहले तो डिनर के टाइम पर हम घंटों बातें करते रहते थे। ऑफिस की स्टोरीज, कोलीग्स के अबाउट में गॉसिप, लाइफ के अबाउट में प्लान्स, सब कुछ। अब वो बस वन वर्ड आंसर्स दे रही थी या फिर फोन में लगी रहती थी। फिर कुकिंग में भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैंने कई बार साथ कुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो कहती कि थक गई हूँ, या फिर चुपचाप अपना खाना बना लेती और चली जाती अपने रूम में सिट करके फोन चलाती रहती थी, या फिर लैपटॉप पर कुछ देखती रहती थी। मैंने इनिशियली सोचा कि शायद ऑफिस में कोई प्रेशर है, या फिर कोई फैमिली इशू है, या शायद वो पीरियड के समय मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, होती ही हैं मैरिड लाइफ में। तो मैंने उसे स्पेस दिया, सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन एक वीक बीत गया, दूसरा वीक बीत गया, और उसका बिहेवियर वैसा का वैसा रहा, बल्कि और भी बदतर होता जा रहा था। अब तो वो ऑलमोस्ट मुझसे बात ही नहीं करती थी। घर में एक ऑकवर्ड साइलेंस रहने लगी थी। जहां पहले हंसी खुशी होती थी, वहां अब एक हैवी एटमॉस्फेयर था। मैं कंफ्यूज्ड था, स्कैर्ड भी, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। क्या मैंने कोई गलती की है? क्या उसे शादी पोस्ट हनीमून रियलिटी से शॉक लगा? क्या वो घर वालों को मिस कर रही है? मैं हर रात सोते समय सोच सोच कर जागता था, बिस्तर में पड़ा रहता था, और अपने आप को ब्लेम करता था। 2 महीने हो गए इस तरह चलते चलते, और अब तो शायद 6 हफ्ते या 2 महीने हो गए थे कि हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे। पहले तो नेचुरल इंटीमेसी होती थी, लेकिन अब जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता, वो कोई बहाना बना देती। हेडेक है, या टायर्ड हूँ, या मूड नहीं है, या बस सो जाना है। मैं सम्मान करता था उसकी बाउंड्रीज, तो मैंने कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन ये बात मेरे दिल को खा रही थी। मैं सोचता था, क्या हमारा लव हो गया? क्या ये मैरिज एक गलती थी? क्या वो अब मुझे प्यार नहीं करती? लेकिन मैं इन सवालों को खुद में ही दबाए रखता था, क्योंकि मुझे उसे हर्ट करने का डर था, या फिर सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का डर था। एक दिन मैंने बहुत प्यार से पूछा, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तुम पिछले कुछ हफ्तों से बिल्कुल डिफरेंट हो। मैंने कुछ गलती की है क्या? बताओ, ताकि मैं सुधार सकूं। उसने बस मेरे तरफ देखा और बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बस ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ हाइडिंग था, कुछ गिल्ट या पेन। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कई बार पूछा, डिफरेंट एंजल से अप्रोच किया, कभी रोमांटिक तरीके से, कभी कंसर्न तरीके से, लेकिन हर बार सेम आंसर मिलता था, सब ठीक है। लेकिन मैं जानता था कि झूठ बोल रही है। एक रात मेरे मन में एक अजीब सा आइडिया आया।
मैंने सोचा कि शायद मैंने अनकॉन्शियसली कोई ऐसी बात कही है या कोई ऐसा काम किया है जिससे उसे हर्ट लगा, और शायद वो इसलिए बता नहीं पा रही क्योंकि शर्माती है या अनकंफर्टेबल है। तो मैंने एक फूलिश डिसीजन लिया। मैं उसके रूम में गया, उसके पास बैठ गया और मैंने अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा काम किया जो तुम्हें हर्ट किया है या कोई ऐसी बात कही है जिससे तुम नाराज हो, तो मैं बहुत सॉरी हूँ। प्लीज बताओ ताकि मैं सुधार सकूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। उसने बस चुप रहकर मेरी तरफ देखा और फिर बोली, तुमने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे दिल को बहुत चोट लगी उस बात से। मैं चुपचाप अपने रूम में चली गया और सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। ये शादी के पहले तो सब ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हो गया। अगले कुछ दिनों में मैंने कुछ इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच ट्राई की। इनोसेंट तरीके से मैंने उसके ब्रदर को कॉल किया, बोला कि बस ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उसे कभी डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ इशू रहा है। उसका ब्रदर बोला, नहीं यार, वो तो हमेशा से ही चीयरफुल रही है। क्यों? क्या हुआ? मैंने बस टाल दिया, कहा कि बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर मैंने उसकी एक क्लोज फ्रेंड को भी क्वाइटली पूछा कि क्या उसे कभी एंजाइटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो उसने भी सेम जवाब दिया। तो ये पॉसिबिलिटी भी एलिमिनेट हो गई कि उसे कोई मेंटल हेल्थ इशू है। फिर मेरे दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी आई, क्या वो किसी और को लाइक करती है? क्या उसे किसी से फीलिंग्स हैं? लेकिन मैंने इस थॉट को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत सुनने में अजीब लगा। लेकिन गहरे में मेरे अंदर एक डाउट का बीज बो गया था। दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी शुरू होता ही जा रहा था, और ये 2 महीने का ड्राउट चल रहा था, 2 महीने का सूना संबंध। हस्बैंड वाइफ की तरह हम एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे, बल्कि दो स्ट्रेंजर्स की तरह जो एक ही घर में रह रहे हों। बस मैं ऑफिस का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। मेरे माइंड में हर समय एक ही चीज चल रही थी, क्या प्रॉब्लम है? क्या वो मुझे प्यार नहीं करती? क्या ये मैरिज एक मिस्टेक थी? मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कुछ हिंट्स दिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यार, नई शादी है, कभी कभी ऐसा होता है, चला जाएगा। लेकिन मुझे अंदर का आवाज कुछ और ही कह रहा था। जनवरी के आखिरी सप्ताह में मैंने फाइनली एक बार फिर से कोशिश की। मैंने उसे बैठ लिया और बहुत सीरियसली कहा, सुनो, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन ये सिचुएशन से यूं चलता नहीं रहेगा। हम इधर इसे सॉल्व करेंगे या फिर मैं नहीं जानता, उसने इरिटेटेड होकर जवाब दिया। क्यों कॉन्स्टेंटली मेरे बिहाइंड पड़े हो? कुछ नहीं है, यूं ही छोड़ दो। और ये कहकर वो चली गई। मैं और कन्फ्यूज्ड हो गया। फरवरी का पहला सप्ताह आया और अचानक एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे दूसरी सिटी जाना है, उसकी बचपन की एक दोस्त है, उसे मिलना है, 1 हफ्ता रहूंगी। मेरे मन में थोड़ा रिलीफ आ गई, सच कहूं तो। मैं सोच रहा था कि शायद चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर से उसे अच्छा लगेगा, या शायद कुछ समय की जरूरत है। मैंने कहा, ठीक है, चली जाओ, खुद को रिफ्रेश कर लो। वो चली गई। दिनों में मैं डेली कॉल करता था, इवनिंग में बस चेक करने के लिए कि वो सेफ है और सब ठीक है। लेकिन जब भी उसका फोन पिक होता, वो जल्दबाजी में बातें करती, मानो किसी से इंटरप्ट होने का डर हो। हाँ, ठीक हूँ, बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, और फिर कॉल कट जाती। मेरे मन में शक का एक फॉग जमने लगा था। 1 हफ्ता खत्म हुआ, फिर उसने मैसेज किया कि कुछ दिन और रुक जाऊं, फ्रेंड को और टाइम चाहिए। मैंने कहा,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हफ्ता भी बीत गया। मैं घर पर अकेला बैठा, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाता या फिर कोई रैंडम फूड बनाता। काम भी पूरी तरह से अफेक्टेड हो रहा था। बॉस ने भी एक दिन ऑफिस में पुल कर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा काम क्वालिटी अफेक्टेड हो रही है। मैंने कहा, नहीं सर, कुछ नहीं। पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद को खुद से ही डाउट हो रहा था। फाइनली 2 हफ्ते के बाद वो घर वापस आ गई। मैं एक्साइटेडली उसे रिसीव करने गया, सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो रिफ्रेश्ड होगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैंने उसके लिए उसका फेवरेट खाना भी बनाया था, गुलाब भी बाय किए थे, कुछ स्पेशल प्लान भी था वीकेंड का। लेकिन जब वो घर पहुंची, तो वही पहले जैसी हुई, दूर, खामोश, अपने रूम में बैठ जाने वाली। मैं कंप्लीटली ब्रोकन हो गया। ये सब क्या है? 2 हफ्ता दूसरी सिटी में रहने के बाद भी कोई बदलाव नहीं? इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं? मैंने एक बार फिर से उसे इनवाइट किया बातों के लिए, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की, यूरोप ट्रिप का आइडिया मेरे माइंड में आया। मैंने सोचा कि शायद एक प्रॉपर वेकेशन, एक रोमांटिक गेटअवे, पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली, शायद ये सब उसे खुश कर दे। मैंने उससे प्रपोज किया, चलो न यूरोप चलते हैं। 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं और बस घूमते हैं। उसने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर मेरा आखिरी होप भी टूट गया। डेज चलते जा रहे थे और मेरी मेंटल स्टेट बिगड़ती जा रही थी। मैं अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस बना रहा था, अपने फैमिली से भी। क्योंकि अगर कोई पूछे कि सब ठीक है, बीवी कैसी है, तो मैं क्या जवाब दूं? सच कह दूं कि तुम्हारी चोजन बीवी मेरे साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेवियर कर रही है? कि मैं हर रात वरीड होकर सोता हूं? घर में ऐसी साइलेंस है जो शोर से ज्यादा खतरनाक है? तो मैंने सब कुछ हाइड कर दिया। बाहर एक मास्क लगा लिया, घर पर सब कुछ नॉर्मल दिखने की कोशिश करता रहा। लेकिन अंदर मैं टूट रहा था। फिर आया वो सैटरडे, जिसने हर चीज को ही चेंज कर दिया। वो दिन मैंने कभी नहीं भूल सकता। उस दिन वो बोली कि उसे पार्लर जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है। मैं घर पर था, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तो वो चली गई अपना फोन घर पर छोड़कर। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। मैंने पहले इग्नोर किया, सोचा कि स्पैम कॉल होगा। फिर फोन बजा फिर से। फिर एक मैसेज आया, और दूसरा, और तीसरा। मैसेजेस की नोटिफिकेशन देख रहे थे, फोन लॉक था, तो टेक्स्ट प्रीव्यू दिख रहा था नोटिफिकेशन में। एक मैसेज में लिखा था, हाय बेबी, आई मिस यू सो मच। व्हेन आर यू कमिंग अगेन? और फिर कुछ हार्ट इमोजीज। मेरी पूरी दुनिया एक सेकंड में कोलैप्स हो गई। रुको, क्या ये नोटिफिकेशन राइट है? बेबी, मिस यू, क्या ये नोटिफिकेशन सही नंबर से आ रहा है? मैंने फोन को केयरफुली देखा, यूजरनेम चेक किया, ये क्लियरली एक लड़के का नाम था, किसी और का। मेरे हाथ शेक करने लगे, पसीना आने लगा। मैंने फोन को रखने की कोशिश की, लेकिन माइंड में बस एक ही सवाल था, ये कौन है? इसका क्या रिलेशनशिप है मेरी बीवी के साथ? एक एक करके मेरे ब्रेन में सब कनेक्ट होने लगा। उसका डिस्टेंसिंग, उसका फोन में लगे रहना, दूसरी सिटी की ट्रिप, सब कुछ। लगभग 2 घंटे बाद वो घर वापस आई। मैं बैठा था, बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर एक तूफान था। जब वो आई, तो मैंने बिल्कुल शांति से, बिना किसी गुस्से के, बोला, तुम्हारा फोन बज रहा था। मैसेजेस भी कुछ आए। उसका चेहरा एक बार में ही सब बदल गया, जैसे किसी ने सब कुछ उससे छीन लिया हो। क्या क्या देखा?
वो स्टैमरिंग कर रही थी। तुम्हारा फोन लॉक था, पर नोटिफिकेशन में मैसेज दिख रहा था, बेबी, आई मिस यू। ये कौन है? उसके आंसू निकल आए। मैं मैं अपनी कॉलेज का बॉयफ्रेंड था। ये सुनते ही मेरे दिल को एक झटका लगा। क्या? कॉलेज का बॉयफ्रेंड? मैंने चिल्लाया नहीं, लेकिन मेरी वॉइस में पेन था। कब से? कितने दिन से? दिसंबर से, जब उसने कांटेक्ट किया। तो मतलब, जब तुम मुझसे दूर हो रही थी, तब तुम उसके साथ बातें कर रही थी? हाँ। और दूसरी सिटी? वो ट्रिप? वो वो उससे मिलने गई थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं बस उठ गया, अपना फोन उठाया, अपनी कार की कीज ले ली और घर से निकल गया। घंटों ड्राइव किया, कहीं का होश नहीं। बस एक एक चीज माइंड में रीप्ले हो रही थी। उसके झूठ, उसके धोखा, उसकी फेक स्माइल्स। मैं पार्किंग में रुका और बस अकेले में बैठा और रोया। पहली बार ग्रोन मैन होने के बाद इतना क्राई किया। रात को मैं घर वापस गया। वो लिविंग रूम में बैठी थी, सब रेड और स्वोलन आंखें। मैंने बहुत सारे सवाल पूछे। क्यों शादी की? क्यों? अगर प्यार नहीं करती थी तो हाँ कही। उसका सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता। हर सवाल पर बस, मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता के 3 वर्ड्स ने मेरे पूरे इंसान को शेक कर दिया। अगले कुछ दिन मैं होटल में रहा। उसके कॉल्स, मैसेजेस, रिक्वेस्ट्स सब इग्नोर किया। मेरे दिल में एक ही थॉट था, डिवोर्स। साफ साफ ब्रेकअप। और फिर यूरोप चला जाऊं, फ्रेश स्टार्ट करूं। लेकिन घर वापस जाने से पहले मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं तुरंत कोई एक्सट्रीम डिसीजन लूं, तो शायद बाद में पछताऊं। तो मैंने उसे कहा कि मैं 6 महीने की सुनवाई पीरियड दूंगा। इस 6 महीने में हम अलग अलग घरों में रहेंगे, कोई फॉर्मल कोहैबिटेशन नहीं। और 6 महीने बाद मैं डिसाइड करूंगा कि हम साथ रहेंगे या डिवोर्स लेंगे। उसने तुरंत अग्री कर लिया। बोली, हाँ, ठीक है। मैं कुछ भी कंडीशन रख सकता हूँ, मैं मान लूंगी। और शायद उस मोमेंट में मुझे एक झलक मिली कि वो सच में सॉरी थी। अगले 6 महीने अजीब थे। हर दिन दोपहर शाम को वो आती, हम साथ में कुछ समय बिताते। शुरुआत में तो वो बहुत रोती थी, घंटों रोती रहती, माफ कर दो, प्लीज। मैंने गलती की है, प्लीज। लेकिन मेरा दिल पत्थर हो गया था। मैं सिंपैथेटिक तो था, लेकिन प्यार या अफेक्शन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने काउंसलिंग शुरू कर दी और एक दिन मुझसे भी आने के लिए कहा। मैं भी गया, थेरेपिस्ट के साथ बैठा, अपनी पूरी स्टोरी बताई। थेरेपिस्ट ने कहा कि शायद मैं अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने की जरूरत है और शायद मैं उसे माफ करने का फैसला कर सकता हूँ, लेकिन वो फॉरगेटिंग के साथ नहीं हो सकता। फॉरगिव है डिफरेंट, फॉरगेट करना है डिफरेंट, थेरेपिस्ट ने कहा। इसके बाद हम दोनों को थेरेपी सेशंस में ज्यादा प्रोडक्टिव बातचीत करने को मिली। लेकिन घर पर अभी भी ऑकवर्डनेस थी। महीनों गुजरते गए और एक पैटर्न डेवलप हुआ। हर शाम को जब वो आती, तो हम कुकिंग करते। हाँ, कुकिंग। क्योंकि दोनों को कुकिंग पसंद था। वो हर दिन एक नया, कॉम्प्लिकेटेड डिश लेकर आती। पहले सिंपल बिरयानी, फिर मोमोज, फिर पास्ता मेड फ्रॉम स्क्रैच, फिर केक। क्यों? क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी होगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ज्यादा टाइम हम एक साथ खर्च करेंगे। मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये उसका तरीका था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि वर्ड्स में वो कर नहीं पा रही थी। एक बार तो हम मोमोज बनाने की कोशिश कर रहे थे सूप के साथ, और सब टूट रहे थे। तो उसने एक सिरिंज ले लिया और सूप को केयरफुली इंजेक्ट किया हर मोमो में।
ये देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा फीलिंग आया। क्या ये वही लड़की है जिसने धोखा दिया? क्या ये सेम शरारती, इनोवेटिव, डेडिकेटेड पर्सन है या कुछ और? मेरे माइंड में कंफ्यूजन थी। 3 महीने के बाद जब उसकी पेरेंट्स विजिट करने वाले थे और घर की बातें सबको पता लग गईं, तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैं घर में एक अलग रूम में सो रहा था, वो दूसरे में। ये सब छुपाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने दोनों पेरेंट्स को बताया, सब कुछ। जो बहुत इमोशनल मोमेंट था। मेरी मम्मी ने बहुत रोया, कैसे हो सकता है? और उसकी मम्मी भी कंफ्यूज थी। लेकिन शायद दोनों फैमिलीज ने रियलाइज किया कि ये सिचुएशन क्लियर करने की जरूरत है। तो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ गहराई से बात की और वो रिकॉग्निशन दिया कि उसने गलती की है। हो सकता है वो तब कंफ्यूज थी, या शायद कुछ इनसिक्योरिटी थी, या शायद वो पर्सन सच में काफी मैनिपुलेटिव था, उसकी मम्मी ने बताया। लेकिन इसमें कोई बात नहीं कि गलती बहुत बड़ी थी और दर्द बहुत गहरा था। 5 महीने का जब मार्क पार हो गया, तो उसने मुझसे फिर से रिक्वेस्ट कर दी, क्या हम साथ रह सकते हैं? वो क्राइंग थी, फॉर्मली नहीं, बस इमोशनल था वो। शायद उस मोमेंट में मैंने एक बड़ी बात रियलाइज की, अगर मैं कहूँ नो, तो शायद वो कंप्लीटली टूट जाएगी। और मैं उसे टूटता देखना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में अभी भी कुछ फीलिंग बची थी, कुछ केयर, कुछ कंसर्न। तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ। मैं अभी भी उसे भूल नहीं सकता और भविष्य में कुछ भी गारंटी नहीं है। ठीक है, उसने कहा। हम फिर से एक घर में रहने लगे, लेकिन पहले जैसा नहीं था। मैं एक अलग रूम में सोता था, वो दूसरे में। इंटीमेट रिलेशनशिप वापस नहीं आई, लेकिन एक धीमी धीमी प्रोसेस शुरू हुई, रीबिल्डिंग का प्रोसेस। लेकिन दोस्तों, अंदर मैं अभी भी एक स्ट्रगल में था। कुछ दिन ऐसे आते जब मैं सोचता कि यार, मैं अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ बहाने के लिए लिविंग रहा हूँ। और कुछ दिन ऐसे भी आते जब मैं सोचता कि शायद वो सच में चेंज हो गई है, शायद हम फिर से अच्छे हो सकते हैं। ये वॉर था मेरे अंदर, सबका अलग अलग तरफ से पुल करना था। कई बार मेरे माइंड में यूरोपियन जॉब का ऑप्शन फिर से आता था, बट कुछ रोकता था। शायद अभी भी शिकंजे में फंसा हुआ पति पत्नी होने का सेंस, शायद फैमिली का दबाव, शायद अपने आप को साबित करने की चाहत कि अरे, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो सब कुछ फेक लगने लगा। हमारा फॉर्मल नेचर, उसकी हर समय क्या चाहिए कि एटीट्यूड। मैं उसे चाहता था कि खुद बने, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस खो चुकी थी उसकी। नवंबर में, लगभग 1 साल बाद, मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने लॉयर से बात की, डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दी। उसे जब पता चला, तो वो कंप्लीटली टूट गई। बोली, ये करने की क्या जरूरत थी? हम अभी भी काम कर सकते थे। मैंने कहा, नहीं। मैंने माफ करने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने लिए नहीं रह सकता, हमेशा तुम्हारी गिल्ट को कम करने की कोशिश में। ये अनफेयर है। डिवोर्स प्रोसेस चला, कुछ महीने लगे, और फाइनली पेपर्स साइंड हो गए। और शायद उसी मोमेंट में, जब मैंने सिग्नेचर किए, मुझे एक अजीब सी रिलीफ मिली। जैसे एक हैवी वेट मेरे शोल्डर्स से उतर गया। अब मैं यहाँ हूँ, अकेला, लेकिन फ्री। और ये फ्रीडम, दोस्तों, सब कुछ चेंज कर देता है। मैंने रियलाइज किया कि अपने आप को प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है। अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक करे, तो ये उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। मैंने अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दिया। मैंने अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करना शुरू किया।
हाँ, शादी फेल हुई, लेकिन क्या मैं नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक केयरिंग पर्सन हूँ, एक लॉयल पार्टनर हूँ। और अगर किसी को मेरी वैल्यू समझ नहीं आई, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। साथ ही मैंने भी रियलाइज किया कि रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जिन्हें हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। अगर कोई अचानक से डिस्टेंट हो जाए, तो उसे इग्नोर मत करो। अगर कोई चीज सही नहीं लग रही, तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कम्युनिकेट करो, क्योंकि साइलेंस, दोस्तों, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। आज जब मैं इस स्टोरी को रिकैप करता हूं, तो अलग-अलग एंगल से समझ आता है। मैं जानता हूं कि मैंने सब कुछ सही तरीके से नहीं किया। शायद मैंने बहुत लेट से उसे कन्फ्रंट किया। शायद मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर किया। शायद मैंने खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ ब्लेम में डाला। लेकिन मैंने भी सीखा कि समटाइम्स, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, कुछ चीजें काम नहीं करती। और वो ओके है। लाइफ एक लर्निंग जर्नी है, और हर फेलियर एक लेसन लेकर आता है। मैंने सीखा कि सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने सीखा कि कॉम्प्रोमाइज करना ओके है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस करना नहीं। मैंने सीखा कि एक पर्सन का मेंटल पीस दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने सीखा कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना एक फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है, चाहे वो दर्द भरा हो। आज मैं 34 साल का हूँ, एक फेल्ड मैरिज के साथ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ के साथ भी। क्या मैं यूरोप जाऊं? शायद हाँ। क्या मैं फिर से शादी करूं? शायद, लेकिन अगली बार मैं और सावधान रहूंगा। क्या मैं अभी भी उसे दिल से माफ करता हूं? ऑनेस्टली, मैं नहीं जानता। कभी कभी अब भी फोन रिंग होता है, तो मेरा हार्ट बदल जाता है। कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में उस जैसी कोई लाफ सुन लूं, तो मेमोरीज आ जाती हैं। लेकिन अब वो मेमोरीज हर्ट नहीं करते, वो सिर्फ मेमोरीज हैं, स्टोरीज जो मेरे पास्ट में छूट गई हैं। और मैं अब अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहा हूं। अपने ड्रीम्स पर, अपने एम्बिशंस पर, अपने हैप्पीनेस पर। तो दोस्तों, अगर तुम ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो याद रखना, तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारे इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है। किसी के लिए अपने आप को कंप्लीट सैक्रिफाइस मत करो। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो शायद आसपास के और लोग भी हैं जो समझेंगे, या शायद लाइफ अकेले भी खूबसूरत है। और याद रखो, एक फेल्ड रिलेशनशिप एक फेल्ड लाइफ नहीं है। ये सिर्फ एक चैप्टर है, और अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं। So, move forward, be kind to yourself, love yourself, और never apologize for having standards or self-respect. All the best, दोस्तों। यही ये कहानी, यही ये जर्नी। Thanks for listening.